स्थिर चेतना में उठने वाली विचारों की तरंगें जब फलीभूत होती हैं, उसी को हम कर्मफल कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। व्यक्ति ए ने राह में चलते हुए व्यक्ति बी से मदद मांगी। व्यक्ति बी ने मदद की, लेकिन व्यक्ति ए ने उसे धोखा दिया और ठगा। लेकिन जब यह बात लोगों तक पहुंची, लोगों के मन में विचार उपजा कि राह में चलते हुए व्यक्ति की या इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग धोखा देते हैं और ठग लेते हैं। इसके लिए अपने बचाव स्वरूप, सुरक्षा स्वरूप लोगों की मदद ना करो। अब ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति सी जो कि रास्ते में से जा रहा है, व्यक्ति डी जो कि एक अच्छा इंसान है और वास्तव में सही में उसे मदद की जरूरत पड़ी। व्यक्ति डी के मदद मांगने पर भी व्यक्ति सी उसकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यक्ति सी के मन में विचार चल रहा है कि राह में चलते हुए इंसान की मदद मत करो, क्योंकि वो लोग ठग लेते हैं, धोखा देते हैं और अपने बचाव और सुरक्षा हेतु मदद मत करो। व्यक्ति सी भी अपनी जगह पर एक तरीके से सही है, लेकिन ऐसे में व्यक्ति डी के एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी और सच में ज़रूरत होने के बावजूद भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति सी उसकी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि उसके मन में विचार चल रहा था कि राह चलते इंसानों की मदद मत करो। यह विचार उसके मन में कहाँ से आया? जो कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले यह घटना घटी उससे। इसी तरीके से हमारे अंदर भी, हमारे मन में भी ना जाने कितने तरह के विचार और विचारधाराएं हैं, जो कहाँ कहाँ से और किस किस से आ रही हैं। हो सकता है वो विचार और विचारधारा 2 घंटे पुरानी हो, 2 दिन पुरानी हो, 2 साल पुरानी, 20 साल, 200 साल, 2 लाख साल, करोड़ों साल, अरबों साल पुरानी। इसी बात को हम कुछ इस तरीके से भी कह देते हैं, ना जाने किस किस जन्म के कर्मों का फल है। अगर हम इस पूरे दृश्य को देखें तो व्यक्ति ए की वजह से व्यक्ति डी को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब व्यक्ति डी की उस समय की मानसिक स्थिति, उसके व्यक्तित्व और बाहर की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह उस समय किस तरह की प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सब कुछ कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। एक का असर सब पर और सबका असर एक पर पड़ रहा है। मनुष्य जाति जो करती है उसका असर मनुष्य जाति पर पड़ता है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इसी बात को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। महाभारत के युद्ध की बात तो हम सभी जानते हैं। दुर्योधन ने युद्ध की शुरुआत की, लेकिन अर्जुन के ना चाहते हुए भी उसको युद्ध करना पड़ा, युद्ध करने का माध्यम बनना पड़ा। अगर हम इस तरीके से देखें और समझें तो हम देख पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं है। सामूहिक रूप से हम किस दृश्य का हिस्सा बनेंगे या किस दृश्य का माध्यम बनेंगे या कौन सी घटना हमारे साथ घटेगी, यह हमें नहीं पता, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में सभी लोगों के माध्यम से तरह तरह के विचार और विचारधाराएं बह रही हैं। उसके अंतर्गत किस तरह का दृश्य बनेगा और किस दृश्य का हिस्सा हम बनेंगे, हमें नहीं पता। या ये कहें कि कौन सी घटना का हिस्सा हम बन जाएंगे और कौन सी घटना हमारे साथ घटेगी, हमें यह नहीं पता। पर क्या इसका ये मतलब है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं? नहीं, हमारे हाथ में हमारी खुद की व्यक्तिगत समझ है। वह व्यक्तिगत समझ सही दिशा में भी हो सकती है, गलत दिशा में भी हो सकती है। गलत दिशा में मतलब जहाँ पे मन बेचैन है, व्याकुल है, इधर उधर भागता रहता है। हम ऐसे में अपने रोज़मर्रा के जीवन को और मन को परेशानियों से घेर लेते हैं और संघर्ष से घेर लेते हैं। और उसी जगह पर अगर हमारी समझ सही दिशा में है तो हमारे मन में सुकून होता है, एक हल्कापन होता है, जिसकी वजह से हम अपने रोज़मर्रा के जीवन को और मन को ज़बरदस्ती की परेशानियों से और संघर्ष से बचा पाते हैं। इस पूरी बात का मतलब ये हुआ कि हमारे साथ 2 तल पर घटनाएं घटती हैं, एक व्यक्तिगत तल पर और एक सामूहिक तल पर। व्यक्तिगत तल पर हमारी अगर सही समझ है तो हम अपने आप को और अपने मन को ज़बरदस्ती की परेशानियों और संघर्ष से बचा पाते हैं। लेकिन यही
सामूहिक तल पर इतने लोगों की विचारधाराएं हैं, इतने लोगों के विचार हैं, उसमें किस तरह की घटना घटेगी और किस घटना का हिस्सा हम बनेंगे और किस तरह की घटना हमारे साथ घटेगी, ये हमें नहीं पता। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ट्रुथ ब्लेस अस ऑल।